प्यारे साथियों, किसी भी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत मायने रखते हैं और आशा है आप सीटेट या फिर सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में हम लेकर के आ गए हैं यूपी टेट 2016 के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देखने वाले हैं हिंदी पोर्शन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे साथियों, ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2 फरवरी सन 2016 में। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है साथियों, अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन अष्टछाप के कवि नहीं है आपको बताना है। ऑप्शंस इस प्रकार से है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंदास या फिर नंददास। तो साथियों सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए अष्टछाप के कवि क्या है। तो अष्टछाप एक 8 कवियों का समूह था। ठीक है, कितने कवि थे अष्टछाप में? 8 कवि थे। 8 कवि 2 समूहों में विभाजित थे। 4 महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के थे शिष्य, है ना, और 4 शिष्य जो है उनके पुत्र विठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1564 ईस्वी में हुई थी। प्यारे साथियों, अष्टछाप के कवियों का जो काल था वो था सन 1350 ईस्वी से लेकर सन 1650 ईस्वी तक, जो कि भक्ति काल है आपका, है ना। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। साथियों अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास। ये 4 हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, तो उनके शिष्य थे छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये हो गए 4। तो कुल मिला के टोटल 8 कवि थे और यही अष्टछाप के अंतर्गत के कवि है ना। अष्टछाप में 8 कवि थे जो इस प्रकार से है, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। प्यारे साथियों अष्टछाप के कवियों की कुछ विशेषता थी। क्या विशेषता थी देख लेते हैं। अष्टछाप के कवि में सूरदास सबसे प्रमुख थे। तो ये आप सभी जानते हैं, सूरदास दोनों आंखों से अंधे थे, है ना। सूरदास जो है वो सबसे प्रमुख कवि थे अष्टछाप के। सूरदास ने अपनी निश्चल भक्ति के कारण भगवान कृष्ण के सखा भी माने जाते थे। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के सखा भी माने जाते थे सूरदास जो है। अष्टछाप के कवि परम भागवत होने के कारण जो अष्टछाप के कवि है वो भगवदीय भी कहे जाते थे। ठीक है प्यारे साथियों, जो अष्टछाप के कवि थे वो विभिन्न वर्णों के थे, वर्ण समुदाय आप जानते हैं। ठीक है, जो परमानंद जी थे वो कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, कृष्णदास शूद्र वर्ण के थे, कुंभनदास राजपूत थे, सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे और कहीं कहीं उनको ब्रह्म भट्ट भी माने जाते हैं, है ना। गोविंद दास सनाढ़ ब्राह्मण थे, छित स्वामी माथुर चौबे थे और नंददास जी सोरो सुकर क्षेत्र के सनाढ़ ब्राह्मण थे, जो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाभादास, क्योंकि नाभादास अष्टछाप के कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक बार पुनः बता दूं कि अष्टछाप के प्रमुख कवि है सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी। ठीक है, नाभादास नहीं आते इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है अष्टछाप के कवि नहीं है। दूसरा प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या फिर रहस्य, क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय। ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है आपको बताना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, सरदार पूर्ण सिंह जी का या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का या फिर पद्म सिंह जी का। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह जी, है ना। तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है भाई? सरदार पूर्ण सिंह जी का। साथियों सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध इस प्रकार से है, सच्ची वीरता, मजदूरी, प्रेम और कर्तव्य और सभ्यता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर के लिए? ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं आपको बताना है? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आदि काल। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो भूषण जी है वो रीति काल के कवि हैं। तो ठीक है साथियों, जो महाकवि भूषण जी है वो रीति काल के कवि है। इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा बावनी,
शिवराज भूषण आदि रचनाएं लिखी है। इन्होंने ये रचनाएं 17वीं शताब्दी में रचित की है। याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी में जो रचना है वो रचित की है। रीतिकाल के अन्य कवियों में केशवदास, मतीराम, भिखारीदास, पद्माकर, रसिक गोविंद, बिहारी, घनानंद, रहीम आदि प्रसिद्ध हैं, प्रमुख है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन इस प्रकार से है आपका, करुण रस, वीर रस, हास्य रस या फिर श्रृंगार रस। तो उत्साह भैया आपका स्थायी भाव है वीर रस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उसी प्रकार जो करुण रस है उसका स्थायी भाव होता है शोक, और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है हंसना, हास जिसको बोलते हैं, और उसी प्रकार श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव है रति। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर रस की बात करें तो रस पहले ना होते थे, लेकिन अब भक्ति काल को शांत रस से अलग कर दिया गया है ना। पहले भक्ति भी शांत रस के अंतर्गत आता था, लेकिन अब भक्ति रस को अलग से दर्जा दे दिया गया है। तो रस टोटल 10 हो जाते हैं। ठीक है, जिनके अलग अलग स्थायी भाव है। ठीक है, 10 आपके रस है, उसके 10 स्थायी भाव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपके समक्ष, सूरदास, जयसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। कौन है कवितावली के रचनाकार? आपको बताना है। राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास। ठीक है, तो कवितावली के रचनाकार कौन है भैया? तुलसीदास जी। ठीक है, तो कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि रचनाएं जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के थे, और रामचरितमानस भी आप कैसे भूल सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी? आपको बताना है। अवधी भाषा में लिखी गई है, खड़ी बोली में, या फिर ब्रज भाषा में, या फिर अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रज भाषा। ठीक है, तो ब्रज भाषा में लिखा गया है विनय पत्रिका को। और अभी मैंने आपको बताया कि जो विनय पत्रिका है इसके रचनाकार कौन है भाई? वो है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो विनय पत्रिका है ब्रज भाषा में लिखी गई है, और इसमें टोटल 280 पद है। कितने पद है भाई विनय पत्रिका में? 280 पद है, जो कि ब्रज भाषा में है। और इसमें सबसे अधिक कौन से रस का यूज किया गया है? तो शांत रस का यूज किया गया है। क्योंकि देखिए जो हमारे तुलसीदास जी है, उनके जो भी संग्रह है, रचना है, तो उनमें भक्ति भावना प्रबल है। तो शांत रस में ही इनकी प्रमुख रचनाएं ज्यादातर है। अगला प्रश्न है साथियों, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? आपको बताना है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जो ट वर्ग है ना, जिसमें कौन कौन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और अण। तो इनको जब हम बोलते हैं तो जो जीभ है वो टच करता है मूर्धा को। मूर्धा अर्थात जो जीभ के ऊपरी हिस्से का जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है, तो उसको टच करता है ना। तो इस कारण से ये मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं, जो ट वर्ग है। याद रखिएगा, ट वर्ग जो है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। साथियों, क वर्ग जो है वो कंठव्य व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग ये आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार च वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, इया, जिसको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। ट वर्ग मैं तो बता दिया है ना। त वर्ग जो है उसके अंतर्गत आते हैं त, थ, द, ध और न, जो कि दंतव्य व्यंजन कहे जाते हैं। और उसी प्रकार जो है प वर्ग, जिसके अंतर्गत व्यंजन आते हैं प, फ, ब, भ, म, ये होष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है साथियों, साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जो य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है ना। और उसी प्रकार श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। प्यारे साथियों, जो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है उसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? आपको बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राम कुमार वर्मा जी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्यारे साथियों, अंधेर नगरी के अलावा सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा तथा वैदिका हिंसा और हिंसा न भवती जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे आपको बताना है। जगनीक, खुसरो, सरहप्पा या फिर गोरखनाथ। तो ये बड़ा कॉमन प्रश्न है और आप सब जानते हैं मेरे ख्याल से इसका आंसर। प्यारे साथियों, आदिकाल के लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम प्रमुख है। अमीर खुसरो जो है वो अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे, अतः खुसरो पहेली लिखने वाले प्रथम कवि थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, याद रखिएगा, अमीर खुसरो पहेलियां लिखने वाले कवि थे। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए पेड़ से बंदर कूदा, तो इसमें पेड़ से जो बंदर है वो अलग हो रहा है ना, तो अलग होने का भाव ही अपादान के अंतर्गत आता है ना। इस कारण से राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है आपको बताना है। हास, रति, क्रोध या फिर उत्साह। तो मैंने आपको बता दिया साथियों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा आपको बताना है। भ्रमर, अग्नि, मस्तक या फिर मछली। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मछली, क्योंकि मछली जो है वो तद्भव शब्द है और बाकी जो भ्रमर है, अग्नि है और मस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। अब यदि भ्रमर के तद्भव शब्द की बात करें तो जो भ्रमर का तद्भव रूप होगा भौरा, उसी प्रकार अग्नि का तद्भव रूप होगा आग और उसी प्रकार मस्तक का तद्भव रूप होगा माथा। अगला प्रश्न है साथियों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है आपको बताना है। 24, 16, 11 या फिर 13। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 16, क्योंकि ये सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है साथियों, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, यहां पर देखिए बरछीने का तात्पर्य है धारदार हथियार और बरछीने का अर्थ है प्राण लेना, ठीक है। तो यहां पर दोनों में अर्थ में भिन्नता है, इस कारण से यहां पर यमक अलंकार होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यमक अलंकार। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है आपको बताना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, बालकृष्ण भट्ट जी ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो प्यारे साथियों, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन सन 1877 में हुआ था और कहां से हुआ था, इलाहाबाद से हुआ था, ठीक है। यह एक मासिक पत्रिका थी, ये भी आप याद रख सकते हैं और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। सूर्योधनदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय या फिर सूर्यधन उदय। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्यधन उदय। और अधन उ बराबर ओ होता है, ये गुण स्वर संधि है, अधन उ बराबर होता है ओ, ठीक है। तो ये आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो प्यारे साथियों, यथाशक्ति अर्थात इसका अर्थ होगा शाब्दिक अर्थ शक्ति के अनुसार, और ये है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है साथियों। देखिए, जब भी आपको अव्यय नजर आता है तो समझ जाइए कि वो अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। मधु, भ्रमर, मधुकर या फिर भौरा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है भौरा, ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। और बाकी जो मधुप है, भ्रमर है और मधुकर जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है साथियों, मुद्री का तत्सम रूप क्या है आपको बताना है। मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या फिर मुद्रिका। तो प्यारे साथियों, हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में मुद्री को मुंदरी कहते हैं, ठीक है। मुंदरी जहां पे लिखा हुआ है ना मुंदरी, अपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में मुंदरी कहते हैं, है ना। लेकिन आपको तत्सम रूप पूछा गया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुद्रिका, ठीक है। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, मुद्रिका, जिसको हम रिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है आपको बताना है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या फिर वित्त और विकास। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वित्त और विकास, क्योंकि वित्त और विकास जो है वो निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नहीं है, बल्कि अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये तीनों जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है आपको बताना है। नल्ल सिंह, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई या फिर जगनिक के द्वारा। तो प्यारे साथियों, जो परमाल रासो है वो आल्हा खंड के नाम से भी
प्रसिद्ध है, जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में हुई थी। और महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आल्हा और उदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड है भैया? जो आपका परमार डासो है वो बेस्ड है आल्हा और उदल की वीरता की गाथा पर। ठीक है, और ये रचित किसके द्वारा है? तो जगनिक के द्वारा रचित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जगनिक, है ना। परमार डासो जगनिक की रचना है, कृति है। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां आपको बताना है? तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, सूरदास जी की या फिर रैदास जी की? तो प्यारे साथियों, जो उपर्युक्त पंक्तियां है, दी गई पंक्तियां है, वो कबीरदास जी की रचना से ली गई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? आपको बताना है। उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या फिर जैसी की? तो प्यारे साथियों, सन 1503 ईस्वी में, ठीक है, 1503 ईस्वी में मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कवि कुतुबन ने की थी। तो कुतुबन के द्वारा ही मृगावती की रचना की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय, 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 है ना, अंतरराष्ट्रीय। तो कौन सा सही है आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है भैया, देख लीजिए, अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है? चारों तरफ जल ही जल का होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या फिर बीच में निकल भागना? तो प्यारे साथियों, बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों ओर मुसीबत। जब दोनों तरफ, इधर भी मुसीबत उधर भी मुसीबत है, तो हम कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। अगला प्रश्न है साथियों, रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपको बताना है। अवधी भाषा में है, ब्रज भाषा में है, खड़ी बोली में है या फिर भोजपुरी भाषा में है? कौन सी भाषा में है रामचरितमानस? मैं बता चुका हूं। ठीक है, रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, कृति है। ठीक है, और ये जो है भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जो कि भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसकी रचना हुई थी सन 1574 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब हुई थी भैया? सन 1574 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और ये जो रामचरितमानस है उसकी भाषा है अवधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवधी। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा अवधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, तो आदिकाल को किसने बताया वीरगाथा काल? अगला प्रश्न है साथियों, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आपको बताना है। तो आदिकाल को किसने कहा भैया वीरगाथा काल? यही आपको बताना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो प्यारे साथियों, आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, आदिकाल को कहा था वीरगाथा काल। ठीक है, उसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा था, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल ही कहकर पुकारा है। तो ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही आदिकाल को क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। अगला प्रश्न है साथियों, उत्कर्ष शब्द का विलोम आपको बताना है। पतन, अपकर्ष, अभ्रष्ट या फिर विकर्ष? क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है साथियों, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न साथियों, क्योंकि यूपी टेट 2016 के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र थे उसमें से हिंदी पोर्शन के ये 30 प्रश्न हल कर रहे थे। ठीक है, तो 30वां प्रश्न है इस वीडियो का आपके हिंदी पोर्शन का 2016 यूपी टेट का। प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आपको बताना है। बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका प्रसाद व्यास जी? कौन है भाई आनंद कादम्बिनी के संपादक? आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक साथियों, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन।
और आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन हुआ था सन 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881 ईस्वी में हुआ था। और कहां से हुआ था? मिर्जापुर से हुआ था। ठीक है, और ये भी एक मासिक पत्रिका थी। आनंद कादम्बिनी क्या थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक है, जो कि मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। तो ये रहे साथियों आपके हिंदी पोर्शन के यूपी टेट 2016 के 30 प्रश्न। और ये प्रश्न आपको कैसे लगे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना राय व्यक्त जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जब कमेंट देखते हैं तो मुझे रियलिटी में ऊर्जा मिलती है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बहुत ही धमाकेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबके लिए लेकर आते रहते हैं। प्यारे साथियों, सीजी टेट सी टेट की धमाकेदार तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।